प्रज्ञा की शादी की उम्र हो चली थी और उसके मम्मी पापा उसकी शादी खोज रहे थे। प्रज्ञा के परिवार में प्रज्ञा के मम्मी पापा और एक भाई भाभी थे। प्रज्ञा ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसका पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था। शुरू से ही माँ बाप की लाडली बेटी थी और बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसके मम्मी पापा को पता था कि वह बहुत ही सीधी सादी सामान्य सी लड़की है, जिसे ज्यादा कुछ चालाकी नहीं आती और ना ही वह पढ़ने में कोई बहुत अच्छी है। उसके मम्मी पापा हमेशा उसे समझाते थे, बेटा तू पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दिया कर, भगवान न करे कल को नसीब में कुछ ऊंच नीच लिखा हो तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ी तो हो सकेगी। पर प्रज्ञा सोचती थी कि जब तक उसके मम्मी पापा हैं उसके साथ क्या ही गलत हो सकता है, और उसे यह भी पता था कि उसके मम्मी पापा उसके लिए अच्छे से अच्छा जीवन साथी खोजेंगे तो उसे जीवन भर आराम से वह रखेगा, तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की क्या जरूरत। प्रज्ञा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वह बहुत सीधी थी, पर उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी होता है। जीवन में कब क्या घटित हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ प्रज्ञा के साथ हुआ, होने को कोई नहीं टाल सकता। प्रज्ञा के माता पिता एक दिन कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। प्रज्ञा की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। ऐसा तो प्रज्ञा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रज्ञा को लग रहा था उसकी जिंदगी खत्म हो गई। प्रज्ञा के माता पिता ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि वह अपनी बेटी को बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। अगर प्रज्ञा की शादी हो गई रहती तो उसके माता पिता की एक जिम्मेदारी पूरी हुई रहती, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था और प्रज्ञा की शादी हुई भी नहीं। एक दुर्घटना में उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। प्रज्ञा पूरी तरह से टूट चुकी थी। सीधी सादी तो वह पहले से ही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। अब प्रज्ञा के घर में प्रज्ञा के भाई भाभी और प्रज्ञा थे। प्रज्ञा के भाई भाभी कुछ ज्यादा ही शातिर थे। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो भाई भाभी प्रज्ञा से बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, क्योंकि सारा कुछ मम्मी पापा के हाथों में था। लेकिन अब मम्मी पापा नहीं रहे। कुछ दिन तक तो उनके जाने का शौक मनाते रहे, लेकिन उसके बाद प्रज्ञा के भाई भाभी को मालिक होने का एहसास हो गया। उन्हें लगने लगा वह इस घर के इकलौते मालिक है। अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे प्रज्ञा के मम्मी पापा, जिस पर पूरा का पूरा हक प्रज्ञा के भाई भाभी ने जमा लिया था। प्रज्ञा उस घर में उन्हें एक बोझ की तरह लग रही थी। प्रज्ञा को लगा कि उसकी शादी उसके मम्मी पापा ने नहीं की तो उसके भाई भाभी तो जरूर कर देंगे, लेकिन इधर उसके भाई भाभी का दिमाग अलग ही तरीके से चल रहा था। प्रज्ञा का भाई चाहता था कि प्रज्ञा की शादी कर दी जाए, लेकिन प्रज्ञा की भाभी ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और बोला, जिस तरह से तुम्हारे मम्मी पापा प्रज्ञा के लिए रिश्ते खोज रहे थे, अगर उस तरह का रिश्ता हमने खोजा तो शादी में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, और क्यों फालतू में प्रज्ञा की शादी में इतने पैसे खर्च करने। एक काम करो, सिंपल से सिंपल रिश्ता खोजो जो कम से कम पैसों में हो जाए। कौन सा मम्मी पापा देख रहे हैं? क्यों हम फालतू में प्रज्ञा के ऊपर पैसे उड़ाएं? पैसे रहेंगे तो हमारे काम आएंगे, हमारे बच्चों के काम आएंगे। प्रज्ञा को कम से कम में इस घर से विदा करो, और अगर नहीं होता तो छोड़ दो, यहीं रहेगी। कम से कम घर के कामों में मदद तो करेगी, मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी और आराम भी मिल जाएगा। अगर बाहर से नौकरानी रखेंगे तो उसे भी तो पैसे देने पड़ेंगे, और अपने घर का काम करने में क्या दिक्कत है। प्रज्ञा का भाई भी अपनी पत्नी की तरह मक्कार निकला और अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसने दो चार रिश्ते लाए कहीं से जो कि प्रज्ञा के लायक ही नहीं थे, और प्रज्ञा ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। अब तो उन्होंने रिश्ता खोजना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वह तो चाहते ही थे कि प्रज्ञा की शादी में कोई पैसे खर्च ना हो। ऊपर से दिन भर प्रज्ञा की भाई भाभी उसे कोई ना कोई ताना मारते रहते थे, और सारी संपत्ति तो उन्होंने अकेले हड़प रखी थी। और उन्हें पता था कि प्रज्ञा तो इतनी सीधी सादी है कि वह कोई भी बवाल नहीं करेगी। प्रज्ञा का हाल तो उस घर में एक नौकरों से भी बुरा हो चुका था, जिसे दिन भर घर के सारे काम करने होते थे और ऊपर से भाई भाभी के ताने भी सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे एक साल बीत चुका था और प्रज्ञा को समझ में आ चुका था कि प्रज्ञा की शादी अब कभी नहीं होने वाली। आज उसे अपने मम्मी पापा की बातें याद आ रही थी कि अपने पैरों पर खड़ी हो जा, थोड़ा तेज बन। वह उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके मम्मी पापा ऐसा क्यों कहते थे। जीवन में कब क्या घटित हो जाए कोई नहीं जानता। प्रज्ञा के साथ ऐसा हो गया कि प्रज्ञा को अपनी किस्मत पर अब बहुत रोना आता था। कभी कभी वह अपने मम्मी पापा को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन अब वह कर ही कह सकती थी। अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था, और अभी उसकी ऐसी कुछ हिम्मत ही नहीं थी। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी शादी कभी नहीं होने वाली, और जिंदगी भर उसे इसी तरह नौकरों वाला जीवन बिताना पड़ेगा। जिस संपत्ति का उसका भी बराबर का हक है, उस संपत्ति पर उसके भाई भाभी ने कब्जा कर रखा है और उसे नौकर बना दिया है, क्योंकि अब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और वह उनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही शांत है। एक दिन प्रज्ञा की भाभी ने प्रज्ञा से बहुत ज्यादा लड़ाई की और उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। प्रज्ञा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वह रोती हुई घर से बाहर चली गई। प्रज्ञा की भाभी अक्सर उसे इसी तरह ताने मारती थी और वह पास के पार्क में जाकर रोती रहती थी, और कुछ देर बाद दिल का सारा गुस्सा आंसू के रूप में बाहर निकल जाता था और वह खुद ही घर आ जाती थी। प्रज्ञा के भाई भाभी ने सोचा वह फिर से घर आ ही जाएगी, इसलिए वह भी आराम से घर पर बैठे हुए थे और इस बात से संतुष्ट हो रहे थे कि प्रज्ञा कभी भी अपने हिस्से के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी और चुपचाप नौकरों की तरह जिंदगी जीती है, और सारा पैसा उन्होंने अपने कब्जे में कर ही रखा है। उन्हें कुछ भी प्रज्ञा के ऊपर खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन इस बार प्रज्ञा का दिल कुछ ज्यादा ही टूट गया था। उसने सोच लिया था वह अपना जीवन समाप्त कर देगी, क्योंकि वह लड़ाई तो कर नहीं सकती अपने हक के लिए, और ना ही वह ऐसी लड़की है कि खुद अपना जीवन साथी चुनकर शादी कर ले। उसने तो कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी। उसे पता था कि शादी तो उसकी कभी होगी नहीं, क्योंकि उसके भाई भाभी कभी करेंगे नहीं और वो खुद वह कभी कर नहीं सकती। यही सब सोचते सोचते प्रज्ञा को लगा कि ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा जहाँ जीवन का कोई मूल्य ही नहीं बचा। नौकरों वाली जिंदगी बन गई है और वह अपना जीवन खत्म करने की सोचकर आगे बढ़ गई। उसके शहर में आगे एक गहरी नदी थी। प्रज्ञा ने सोच लिया था कि वह नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगी। नहीं रहना उसे इस दुनिया में, वह अपने मम्मी पापा के पास चली जाएगी। कम से कम उनके पास सुकून से एक दूसरी दुनिया में तो रहेगी। यह दुनिया बहुत गंदी है, यह सोचकर प्रज्ञा तेज कदमों से नदी की ओर चल पड़ी। प्रज्ञा नदी के पास जाकर चुपचाप खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नदी में छलांग लगा दे, पर उसे लग रहा था कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अगर वह वापस घर जाएगी तो फिर उसको वही सब कुछ झेलना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि वह हिम्मत करके नदी में छलांग लगा दे। ऐसा सोचकर वह नदी में कूदने की सोच ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रमेश अंकल का बेटा मनीष खड़ा था। रमेश अंकल प्रज्ञा के पापा के साथ ही काम करते थे और बचपन से प्रज्ञा के घर आते जाते थे। कभी कभी मनीष भी आ जाता था। मनीष की उम्र प्रज्ञा से काफी बड़ी थी, लेकिन प्रज्ञा से वह अच्छे से पहचानता था। प्रज्ञा ने बोला, अरे आप तो मनीष जी है ना, रमेश अंकल के बेटे। मनीष ने बोला, हाँ प्रज्ञा मैं मनीष हूँ, पर तुम यहाँ क्या करने जा रही हो, क्यों अपनी ध्यान दे रही हो। प्रज्ञा को कुछ समझ में नहीं आया, वह रोने लगी।
मनीष को पता था प्रज्ञा बहुत ही सीधी-सादी लड़की है और वह उसे लेकर पास के पार्क में चला गया और उसने पूछा, सारी बात बताओ, क्या हुआ है? प्रज्ञा ने अपने दिल की सारी बात मनीष को बता दी और बोला, मेरी शादी तो अब इस जन्म में नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे भाई-भाभी कभी भी मेरी शादी नहीं करेंगे। यह बात मैं समझ चुकी हूँ और मैं खुद अपनी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत सीधे-साधे स्वभाव की हूँ और कभी किसी से दोस्ती तक नहीं करती। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है और घर में भाभी मुझे चैन से रहने नहीं देती, हर वक्त ताना मारती रहती है। जिस संपत्ति पर मेरा भी बराबर का हक है, वह संपत्ति अकेले हड़प कर रखी हुई है भाई-भाभी ने और मुझे घर में बोझ समझा जाता है। मनीष ने जब सारी बात सुनी तो बोला, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तुमने अपने भाई-भाभी से अपना हिस्सा लेकर अलग क्यों नहीं हो जाती? इतनी संपत्ति तो थी तुम्हारे मम्मी-पापा के पास। थोड़ी तेज बनो और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती तो जितनी भी संपत्ति है, अगर उसका आधा हिस्सा ले लिया तो काफ़ी कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार लोगी, जिस पर तुम्हारा भी बराबर का हक है। वह अकेले उन्होंने हड़प कर रखा हुआ है और तुम्हें यूँ मरने के लिए छोड़ दिया। ऊपर से तुम्हारी शादी भी नहीं करते। प्रज्ञा ने बोला, छोड़िए मेरी बात, मैंने तो अपने जीवन से समझौता करना सीख लिया है। वह तो भावनाओं में बहकर मैं आत्महत्या का कदम उठा रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। क्या कर सकते हैं? आप बताइए, आपका क्या हाल-चाल है? बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ। आपके भी तो बाल-बच्चे होंगे। तो मनीष ने बोला, नहीं, मैंने शादी नहीं की। प्रज्ञा को सुनकर बहुत हैरानी हुई कि मनीष ने शादी नहीं की। मनीष प्रज्ञा से अच्छा खासा बड़ा था और इस उम्र में भी मनीष की शादी नहीं हुई। यह सुनकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी। मनीष ने बोला, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैंने शादी नहीं की है, क्योंकि मैं शादी करके किसी लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता था। मेरे मम्मी-पापा हमेशा मेरे ऊपर शादी के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं जिससे भी शादी करूँगा वह कभी खुश नहीं रहेगी और मैं क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं शादी ही ना करूँ। प्रज्ञा ने बोला, आप तो इतने अच्छे स्वभाव के हैं मनीष जी, फिर आपने शादी क्यों नहीं की? आपके साथ तो कोई भी लड़की हमेशा खुश रहेगी। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपसे शादी करके किसी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी? मनीष ने बोला, तुम नहीं समझोगी प्रज्ञा, बहुत ही व्यक्तिगत बात है और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। चलो, बहुत शाम हो चुकी है, तुम अपने घर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई-भाभी तुम्हें ढूँढने आ जाएँगे। प्रज्ञा हँसने लगी और बोली, मुझे कोई नहीं ढूँढने आने वाला। वह तो चाहते ही हैं कि मैं कहीं चली जाऊँ, ताकि वह आराम से अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हड़प कर अपनी ज़िंदगी आराम से काट सके। कोई नहीं मुझे ढूँढने आने वाला। और प्रज्ञा फिर से हँसने लगी। उसकी हँसी में उसका दुःख साफ झलक रहा था। मनीष ने बोला, हाँ, वह तो है। चलो, अब अपने घर जाओ। प्रज्ञा ने बोला, मनीष जी, मेरा उस घर पर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। आज आपसे मिलना हुआ तो आपसे दिल की बात करके बहुत कुछ हल्का सा लगा। मम्मी-पापा हमेशा मुझे आत्मनिर्भर होने के लिए बोलते थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कोई नौकरी दिलवा सकते हैं? मनीष ने बोला, देखो प्रज्ञा, तुमने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई में तुमने कभी मन नहीं लगाया। नौकरी तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि कोई खास डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। या तो तुम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करो, जिसमें कि काफ़ी वक्त लगेगा और मुझे पता है पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता, या तो फिर अपना कोई काम शुरू करो अपने भाई से अपने हक लेकर, जो कि तुम्हारा भाई इतनी आसानी से नहीं देने वाला। प्रज्ञा ने बोला, हाँ मनीष जी, बात तो आप सही बोल रहे हैं। अब दिल ही नहीं करता उस घर में जाने का। नफरत हो गई है मुझे उन लोगों से। क्यों आपने मुझे बचा लिया? अगर आप नहीं आते तो अभी मैं कम से कम अपने मम्मी पापा के पास तो चली गई रहती। मनीष ने बोला, पागल हो गई हो क्या प्रज्ञा? ऐसा क्यों बोल रही हो? यह जिंदगी अनमोल होती है, इस तरह से खत्म करने के लिए नहीं होती। प्रज्ञा ने बोला, किसके लिए जीऊँ? मेरी ज़िंदगी में है कौन? ठीक है, आपने शादी नहीं की, पर कम से कम आपकी मम्मी-पापा आपके साथ तो हैं। मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं, जिसे मैं अपना कह सकूँ, तो मैं किसके लिए ज़िंदगी जीऊँ? मेरी तो कभी शादी भी नहीं होने वाली कि मैं यह सोच लूँ कि चलो आज नहीं तो कल मुझे मेरा जीवनसाथी मिल जाएगा, जो मुझे खुशियों से तौल देगा। मनीष ने बोला, हाँ, यह बात तो है। मनीष ने बोला, देखो प्रज्ञा, शादी तो मेरी भी नहीं हुई है और तुम्हारा दुःख देखकर लगता है कि मैं ही तुमसे शादी कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर एक शारीरिक कमी है। मैं किसी भी औरत से कभी शारीरिक संबंध नहीं बना सकता और इसके बिना एक शादी क्या मायने रखती है? इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। मुझे पता है कि जिससे भी मैं शादी करूँगा, उसे बहुत खुशियाँ दूँगा और उसे अपने घर की मालकिन बनाकर रखूँगा। लेकिन मैं अपने बारे में सब कुछ जानते हुए किसी लड़की से उसका शादीशुदा जीवन का हक तो नहीं छीन सकता। मैंने यह बात आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन आज तुम्हारा हाल देखकर मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि धोखा तो मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता। इसलिए मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई मैंने बता दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, मेरी इस कमी को स्वीकार करते हुए। शादी के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हक दूँगा, सारी खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें, लेकिन अपने पति के साथ पति-पत्नी का रिश्ता नहीं मिल पाएगा शारीरिक रूप से। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अभी इसी क्षण तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो और तुम भी अपने जीवन में अकेली हो और मैं भी अपने जीवन में अकेला हूँ। प्रज्ञा ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर बोला, मैं तैयार हूँ। उस घर के नर्क से तो अच्छा ही होगा कि मैं आपके साथ जीवन गुजारूँ। आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मुझे पता है आप अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देंगे। रही बात शारीरिक संबंध की, तो जरूरी नहीं कि प्यार सिर्फ शारीरिक संबंध ही हो। मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। आपने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई मेरे सामने खोल कर रख दी, वह भी बिना किसी रिश्ते के, तो मुझे समझ में आ गया है कि आप जीवन भर मेरा साथ देंगे। प्रज्ञा के घर से अभी तक उसके भाई-भाभी उसे ढूँढने नहीं आए थे, ना ही उन्होंने कोई फ़ोन किया था। प्रज्ञा ने बोला, मेरे भाई-भाभी को मेरी कोई चिंता नहीं। मनीष ने बोला, हाँ, वह तो मैं समझ ही रहा हूँ। उसके बाद मनीष और प्रज्ञा ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। मनीष ने फ़ोन करके अपने मम्मी-पापा को बुला लिया था और बोला था कि वह प्रज्ञा से शादी कर रहा है। मनीष के मम्मी-पापा तो बहुत खुश थे कि चलो कम से कम उनका बेटा शादी तो कर रहा है। मनीष के मम्मी-पापा ने बोला, प्रज्ञा के भाई-भाभी को भी बुला लेते। या अचानक तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तुम दोनों तो एक-दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। मनीष ने अपने मम्मी-पापा को सारी बात बता दी और बोला कि मैंने अपनी कमियों के बारे में प्रज्ञा को बता दिया है, क्योंकि मैं उसे धोखे में रखकर कुछ भी नहीं करना चाहता था। अब तो आप लोग खुश हो, आपको एक बहू तो मिल ही गई और मुझे भी एक जीवन साथी, और प्रज्ञा का जीवन भी संवर जाएगा। इस तरह से मनीष और प्रज्ञा की शादी हो गई। शादी के बाद प्रज्ञा को लेकर मनीष चला गया और फ़ोन करके प्रज्ञा के भाई को सारी बात बता दी। एक पल तो प्रज्ञा के भाई-भाभी को झटका लगा, फिर दोनों ने यह सोचकर चैन की सांस ली कि चलो, प्रज्ञा घर से चली भी गई और इनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और अब वह सारी ज़िंदगी आराम से अपने माँ-बाप की दौलत पर राज करेंगे।
उधर प्रज्ञा मनीष के साथ बहुत खुश थी। मनीष ने कुछ दिनों में ही प्रज्ञा को जीवन की बहुत सारी खुशियां दे दी थी, जिसकी वजह से इतने दिनों से वह अपने जीवन में आए तूफान को भूल गई थी। इस तरह से 6 महीने का वक्त बीत गया और प्रज्ञा और मनीष अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन प्रज्ञा और मनीष बाजार गए हुए थे, तो वहाँ पर प्रज्ञा के भाई भाभी उन्हें मिल गए, जो कि प्रज्ञा की शादी के बाद आज तक उससे मिलने नहीं आए थे, ना ही उसे घर पर बुलाया था। इतने स्वार्थी हो गए थे वह। प्रज्ञा को देखकर उसके भाई भाभी ने ताना मारा, वाह, दिखा दिया ना अपना चरित्र, घर से भागकर शादी कर ली ना, और ना जाने क्या क्या। प्रज्ञा को बहुत जोर का गुस्सा आया। असलियत क्या थी वह भी अच्छे से जानती थी। प्रज्ञा की भाभी अभी उसे और कुछ बोलने ही वाली थी कि मनीष ने बहुत जोर से बोला, खबरदार, जो आपने मेरी पत्नी के लिए कोई भी अपशब्द कहे, अब वह आपकी ननद नहीं है, मेरी पत्नी है, तो अपनी जुबान पर काबू रखिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो प्रज्ञा का भाई मनीष से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मनीष ने बोला, प्रज्ञा को अकेले मत समझना, अब उसका पति उसके साथ है और हर कदम पर उसके साथ रहेगा, और तुम लोगों की औकात दिखाकर रहेगा। अब तक तो हम लोग चुप थे, कोई मतलब नहीं रखा था तुमसे, लेकिन अब तुम लोगों ने बड़ी लकड़ी ले ली है। अब देखो हम क्या करते हैं। प्रज्ञा को तुम लोगों ने अकेला समझकर उसके साथ बहुत गलत कर लिया, लेकिन अब तुम लोगों को ये की सजा जरूर मिलेगी। प्रज्ञा को आज अजीब सा सुख मिल रहा था कि उसका पति उसके साथ हर कदम पर खड़ा है, और कोई उसे कुछ गलत बोलेगा तो उसका सामना मनीष करेगा। प्रज्ञा बहुत खुश थी आज और भगवान का धन्यवाद कर रही थी उसे ऐसा जीवन साथी देने के लिए। अगले दिन प्रज्ञा के भाई भाभी के पास कोर्ट से नोटिस गया, जिसमें संपत्ति के बंटवारे की बात कही गई थी। नोटिस में साफ साफ लिखा था कि जितनी भी संपत्ति है सब पर प्रज्ञा का बराबर का हक है, क्योंकि यह सारी संपत्ति प्रज्ञा के माँ बाप द्वारा अर्जित की गई है और सारी संपत्ति का 50% प्रज्ञा की हिस्सेदारी है और उसे अपना हिस्सा चाहिए। प्रज्ञा के भाई भाभी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कानूनी नोटिस उनके पास आएगा। साथ ही साथ एक नोटिस और भी आ गया कि वह बैंक से कोई पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन पैसों पर प्रज्ञा का बराबर का हक है। उसके मम्मी पापा ने सारा पैसा इतने दिनों से वह अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने प्रज्ञा को फोन किया और बोला, यह क्या बदतमीजी है, तुमने यह नोटिस क्यों भेजी। तो मनीष ने फोन ले लिया, क्योंकि उसे पता था प्रज्ञा जवाब नहीं दे पाएगी, और वह बोला, यह बदतमीजी नहीं, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम चुप थे। लेकिन तुम्हारी कल की हरकत का यह जवाब है। तुम्हें क्या लगा प्रज्ञा के साथ बदतमीजी करके तुम्हें चैन की सांस लेने दूंगा। भूलो मत, प्रज्ञा मेरी पत्नी है। और हाँ, रही संपत्ति की बात, तो मेरे पास कम संपत्ति नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। सारी संपत्ति बराबर बराबर बटेगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रज्ञा के भाई भाभी को समझ में आ चुका था कि मनीष प्रज्ञा जैसा नहीं है, वह प्रज्ञा का हिस्सा लेकर रहेगा। उन्होंने समझौता करने की बहुत कोशिश की और बोला, तुम तो हमारी बहन हो। अब उन्होंने रिश्ते निकालने शुरू कर दिए थे। प्रज्ञा की भाभी ने प्रज्ञा को फोन किया और माफी मांगने लगी और बोली, आप तो मेरी इकलौती ननद हो, यहाँ आपका मायका है, हम आपको आपके मायके में पूरा सम्मान देंगे, रिश्ते फिर से कायम हो जाएंगे, बस आप क्या पैसों वाली बात छोड़ दीजिए। अच्छे घर में तो शादी हो गई है आपकी, और पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी बातें करने लगी, जिस तरह से उसने कभी भी प्रज्ञा से बात नहीं की। इस तरह की बातें प्रज्ञा की भाभी तब किया करती थी जब उसके मम्मी पापा जिंदा थे। मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से प्रज्ञा की भाभी प्रज्ञा से नौकरों की तरह बात करती थी, जैसे कि वह घर की नौकर हो। आज बहुत दिनों के बाद प्रज्ञा को दीदी और आप कहकर संबोधित कर रही थी, लेकिन मनीष ने आंखों ही आंखों में प्रज्ञा को समझा दिया था कि वह अपने सीधेपन में दोबारा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मार लेना। इन लोगों की नीयत और बोली क्यों बदल रही है, इसे समझो, क्योंकि बात संपत्ति की है। उन्हें अपने हाथ से संपत्ति निकलती हुई दिख रही है, लेकिन तुम्हें अब अपना दिमाग चलाना होगा। कोई जिंदगी भर तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। इशारों इशारों में मनीष ने प्रज्ञा को समझा दिया था और प्रज्ञा ने बोला, भाभी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपकी यह जबान इतनी मीठी क्यों हो रही है, लेकिन अब मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं और अपना हक तो मैं लेकर रहूंगी। प्रज्ञा के भाई भाभी को भी समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला। वह लोग चुप हो गए। उन्हें पता था अब उनकी आधी संपत्ति उनके हाथ से निकलेगी और प्रज्ञा अपनी आधी संपत्ति अपने नाम करवा ही लेगी। आज प्रज्ञा के भाई भाभी को लग रहा था कि उन्होंने इतना लालच नहीं किया होता और अच्छे से प्रज्ञा की शादी कर दी होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। प्रज्ञा को भी लग रहा था उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं है। मनीष के पास अच्छी खासी संपत्ति है, लेकिन हाँ, उसके भाई भाभी को सबक सिखाना जरूरी था। मनीष ने बोला, हाँ, मेरे पास अच्छी खासी संपत्ति है, लेकिन कम से कम तुम अपने लिए अपने हक के लिए लड़ना तो सीख चुकी हो, जो कि जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। प्रज्ञा ने बोला, हाँ मनीष जी, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आ गए और आपने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। बस अब एक कमी है कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है और ना ही हो सकती है। आप यह मत सोचिएगा कि मैं आपको ताना मार रही हूँ, बस ऐसे ही। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि आप जैसे पुरुष भी पिता बन सकते हैं। विज्ञान की वजह से यह संभव है। टेस्ट ट्यूब बेबी से हम दोनों माता पिता बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं। मैं बस यह चाहती हूँ कि एक बार मेरे कहने पर आप उस डॉक्टर के पास चले जिसने यह आर्टिकल लिखा था। क्या पता हमारा सपना पूरा हो जाए और हमारी औलाद आ जाए। मनीष ने बोला, पता नहीं, मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं, पर तुम बोलती हो तो एक बार हम जरूर चलेंगे। उसके बाद मनीष और प्रज्ञा उस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया और बोला, हाँ, सामान्य रूप से तो आप माँ बाप नहीं बन सकते, क्योंकि मनीष जी में कुछ शारीरिक कमियां हैं, पर ऐसे पुरुष जो सामान्य शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर शुक्राणु भी नहीं होते। उनके टेस्टिकल्स में शुक्राणु होते हैं, जो कि सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन हम सिरिंज के माध्यम से उसे बाहर निकालकर इस तरह के ओवम से फर्टिलाइज करके टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो डेवलप करके और फिर उसे प्रज्ञा के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यह सक्सेस हो जाए, पर सक्सेस हो भी जाएगा। चांस लेने की बात है। आप चाहे तो हम एक चांस ले सकते हैं। और मनीष और प्रज्ञा इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गए और डॉक्टर ने अपना प्रोसीजर शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद डॉक्टर को अपने काम में सफलता मिल गई और प्रज्ञा गर्भवती हो गई। विज्ञान की वजह से प्रज्ञा और मनीष को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, पर यह हो चुका था, क्योंकि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। प्रज्ञा और मनीष आज बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में वह हो गया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, जो कि संभव भी नहीं था। और इस तरह से 9 महीने डॉक्टर की उचित देखरेख में प्रज्ञा और मनीष ने बहुत सावधानी से समय गुजारा और 9 महीने के बाद प्रज्ञा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। मनीष और प्रज्ञा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि जो चीज़ असंभव थी वह संभव हो गई, और एक साथ उसे 2 बच्चों का वरदान मिल गया और उसका परिवार भी पूरा हो गया। मनीष के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका वंश अब आगे बढ़ सकता था और विज्ञान ने एक ऐसी चीज़ को संभव कर दिया था जो कि असंभव थी। मनीष और प्रज्ञा का परिवार पूरा हो चुका था। प्रज्ञा बहुत खुश थी। वह मनीष से बोल रही थी, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए और देखिए, मेरा जीवन संवर गया और मेरे बच्चे भी आज मेरी गोद में है।
मैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दूँगी, अपने दोनों बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करूँगी। मैं नहीं चाहती ज़िंदगी में जो कुछ मैंने झेला है, कल को मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो मेरे किसी बच्चे के साथ भी वैसी ही स्थिति आ जाए। इसलिए मैंने अपने मम्मी-पापा की बात नहीं मानी थी और कभी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान नहीं दिया था और अपने पैरों पर खड़ा होने की कभी नहीं सोची। लेकिन मैं मेरे बच्चों को हमेशा यही सिखाऊँगी कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कभी किसी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और उन्हें अपने जीवन की कहानी भी सुनाऊँगी। मनीष ने बोला, बिल्कुल, लेकिन हम अपने बच्चों को एक-दूसरे से प्यार करना भी सिखाएँगे, जो कि शायद आपके मम्मी-पापा ने भी सिखाया होगा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा। इसलिए अब हम सबसे पहले अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाएँगे और मनीष और प्रज्ञा एक-दूसरे को गले लगाकर अपने आने वाली ज़िंदगी के सपने देखने लगे।